नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। मार्च तिमाही का नतीजों का सीजन पूरा हो चुका है। मार्च तिमाही नहीं, ये तो FY23 के भी नतीजे रहते हैं। हमने देखा है कि बाजार का रिएक्शन ज़्यादातर पॉजिटिव रहा है। जब तिमाही चल रही थी तब बाजार थोड़े नेगेटिव थे, बट तिमाही खत्म होने के बाद पिछले 2 महीनों से तो बाजार में बढ़िया रैली रही है। कई सारे नतीजों पर शार्प रिएक्शन भी बाजार ने दिया है, ज़्यादातर पॉजिटिव रिएक्शन दिया है, बट कहीं कहीं हमने देखा है कि नतीजों ने डिसअपॉइंट भी किया है। तो आइए इस स्पेशल शो जिसका नाम है Q4 का रिपोर्ट कार्ड, इसमें हम समझेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कि कहां पर रहे हैं नतीजे बढ़िया और कहां पर थोड़ा स्कोप है इंप्रूवमेंट के लिए। और शो में साथ देने के लिए 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ तैयार। स्मिफ्स के शरद अवस्थी साहब और साथ ही प्रॉफिट मार्ट के अविनाश गोरखशेखर साहब, दोनों आज हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना वक्त देने के लिए। सेक्टर वाइज भी बात करें उससे पहले शरद जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। जरा एक बार जो नतीजों का सीज़न ओवरऑल रहा है बाजार के लिए, मार्केट के लिए, परफॉर्मेंस वाइज वो कैसा रहा है, उस पर अपने अपडेट दें। जनरली मुझे लगता है टॉप लाइन के लेवल पे नंबर्स काफ़ी बढ़िया रहे हैं और बॉटम लाइन के लेवल पे उससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, चाहे आप एक्स बैंक्स नंबर देखें या बैंक्स को इंक्लूड करके नंबर देखें। बारिंग सम पॉकेट्स मेरे हिसाब से ज़्यादातर पॉकेट्स में रिजल्ट्स ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस या बेटर देन एक्सपेक्टेड लाइंस रहे हैं। और आने वाले समय में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेनली जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वगैरह कम हुई है, तेल की कीमतें नीचे आई हैं, गैस की कीमतें नीचे आई हैं, चाइना चालू होने की वजह से काफ़ी रॉ मटेरियल चेन में भी नॉर्मलाइजेशन है। तो जिन कंपनीज में मार्जिन प्रेशर पिछले 3-4 क्वार्टर से हमने देखा है, वहाँ भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी नॉर्मलाइजेशन होगी। कुछ सेक्टर्स में हमने रनअप भी एप्टली देखा है। तो ऑन बैलेंस मुझे लगता है बैंक्स, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स खास करके एक ऐसी पॉकेट है जिस पे हम खास ध्यान दे रहे हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है आईटी एक बढ़िया कॉन्ट्रेरियन बेट हो सकती है आने वाले समय के लिए। ओके, तो ये तो रहा एक ओवरऑल नतीजों का एक व्यू। अविनाश जी आप भी बताएं, आपके हिसाब से जो ओवरऑल नतीजों का सीजन रहा कैसा रहा? ज़्यादातर पॉजिटिव इसे मानेंगे या न्यूट्रल माना जाएगा? अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से क्या कुछ ट्रेंड्स निकल कर आए इस अर्निंग सीजन में? दीपांशु, मुझे भी लग रहा है कि नंबर्स मोटा मोटी आई थिंक इन लाइन और मेरे ख्याल से बेहतर ही आ गए हैं। आई थिंक बहुत कम नेगेटिव सरप्राइजेस आ गए हैं और मार्केट्स को ये बात काफ़ी पसंद आ गई है कि डिस्पाइट इन्फ्लेशन, डिस्पाइट मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत कॉस्ट प्रेशर होने के बावजूद वॉल्यूम ग्रोथ और डिमांड काफ़ी अच्छी है। स्पेशली अगर हम ऑटो कंपोनेंट्स, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन नंबर्स आ गए हैं। मेरे ख्याल से मेटल्स में एक्सपेक्टेशन थी कि नंबर्स इतने कोई खास नहीं आएंगे। आईटी में भी कोई ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो ये 2 सेक्टर्स को अगर हम छोड़ दें तो मोटा-मोटी आई थिंक नंबर्स आर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस और जो कमेंट्रीज़ आ गई है मैनेजमेंट्स की, वो बहुत एनकरेजिंग है। आई थिंक काफ़ी आउटलुक पॉजिटिव है और इसका डेफिनिटली इम्पैक्ट आपने कंपनी के शेयर्स में देखा है, क्योंकि आउटलुक और कमेंट्री अच्छी होती है तो मार्केट्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो चलिए, ये आपके लिए एक ट्रेंड था कि आउटलुक और कमेंट्री उतनी ख़राब नहीं रही है। थोड़ा आईटी में ऑफ कोर्स हमने डिसअपॉइंटमेंट देखा था, उस पर एक्सपर्ट्स के साथ थोड़ी डिटेल में चर्चा भी करेंगे। बट एक सेक्टर जहाँ पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है और बरकरार रही है, ऑफ कोर्स बैंक्स और इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंश्योरेंस तो सबसे आगे रहता है और इस पर चर्चा भी करनी है। बट ऑटोज़ लगातार यहाँ पर ज़बरदस्त ट्रेंड आपको बनते हुए दिखा है। तो शरद जी, ऑटो से करते हैं शुरुआत। सेक्टर्स की अगर बात करें, अच्छा ट्रेंड था पिछले वित्त वर्ष में, क्या ये ट्रेंड बरकरार रहेगा? इस बार नतीजों से क्या कुछ समझ में आया सर? जी हाँ, लार्जली हमने जितना भी नतीजों में देखा है, हमें लगता है ये ट्रेंड बरकरार रहना चाहिए। सीवी साइकिल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और आपका पैसेंजर व्हीकल्स में भी हम किसी तरीके की स्लो डाउन देख नहीं रहे। टू व्हीलर्स में जैसे-जैसे एक्सपोर्ट वाली मार्केट्स में नॉर्मलाइजेशन होती है, मेरे हिसाब से अगले क्वार्टर 1-2 क्वार्टर में उसका इफेक्ट भी दिखने लगना चाहिए। तो टू व्हीलर्स में भी नंबर्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है। रॉ मटेरियल साइड का प्रेशर कम हो रहा है, लॉजिस्टिक इश्यूज़ नहीं हैं, इनपुट अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है। चाइना चालू होने से जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है टाटा मोटर्स वगैरह जैसी कंपनियों की, उनको भी फ़ायदा रहेगा। डोमेस्टिक लेवल पे इलेक्ट्रिक्स में ट्रैक्शन बहुत अच्छा रहना चाहिए और नॉन इलेक्ट्रिक में भी हमें लगता है ट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर तो मैं कोई विजुअल ऐसा नहीं विजुअलाइज़ कर पा रहा हूँ जहाँ पे कोई स्लो डाउन दिखना चाहिए। कोई स्टॉक जिस पर नज़र रखना चाहेंगे शरद जी?
टिपिकली ज़्यादातर स्टॉक्स में थोड़ा तो रन अप आ गया है, तो बहुत ज़्यादा टारगेट अपसाइड बची नहीं है, बट अशोक लेलैंड हमें लगता है काफ़ी डिसेंट बेट होना चाहिए। सीवी साइकिल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, इवन बसेस की डिमांड स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, इलेक्ट्रिक साइड पे भी, नॉन इलेक्ट्रिक साइड पे भी, जैसे जैसे हम अर्बनाइजेशन का एक ट्रेजेक्ट्री देख रहे हैं पूरे देश में, और वो काफ़ी रैपिड रहनी चाहिए लॉन्ग टर्म में भी। और अशोक लेलैंड के कुछ नए सेगमेंट्स में प्रेजेंस भी उन्होंने बढ़ाई है, एलसीवी में खास करके, जहाँ वो अभी तक थोड़ा कम प्रेजेंट थे, साउथ के बियॉन्ड अपनी एक्सपेंशन को और अग्रेसिवली वो कैरी कर रहे हैं। तो हमें लगता है 190 रुपए के आसपास के लक्ष्य अशोक लेलैंड में संभव है 1.5 से 2 साल। ओके, तो बड़ा भरोसा है अशोक लेलैंड में इस स्पेस पर, और वैसे भी ऑटोज आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है। अविनाश जी, मुझे याद है एमएनएम आपकी हाई कन्विक्शन कॉल थी, लंबे समय से आप बात कर रहे थे, ऑटो स्पेस पर आप काफ़ी टाइम से पॉजिटिव थे। आगे भी ये अर्निंग्स का ग्रोथ का ट्रेंड बरकरार रहेगा? इतनी अच्छी डिमांड रहेगी सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे लग रहा है कि कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, पैसेंजर कार्स या अभी टू व्हीलर्स की बात करें, तो जो सेगमेंट अंडर परफॉर्म कर रहा था बहुत समय से, टू व्हीलर्स, वो भी अभी मेरे ख्याल से वापस आउट परफॉर्मिंग करने लगा है। पिछले महीने अगर हम बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प के वॉल्यूम नंबर्स देखें तो बहुत ही बेहतरीन नंबर आ गए। तो ऑटो का जो सेक्टर है वो एक अच्छे अप ट्रेंड में है, और मुझे लग रहा है कि कमोडिटी स्टील प्राइसेस भी थोड़े से सॉफन होके हैं, तो इसका भी फायदा इनको मिलेगा। तो मैं भी समझता हूँ कि देखिए, कमर्शियल व्हीकल में डेफिनेटली सबसे ज़्यादा ग्रोथ आएगा, क्योंकि इकोनॉमी जब बढ़ी गई तभी ऑब्वियसली मैक्रो फैक्टर्स इनको ग्रोथ करने के लिए अच्छा पोटेंशियल देगा। तो कमर्शियल व्हीकल्स में हमको भी अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये 2-3 शेयर्स हमको लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अगले 12-15 महीने में अच्छा खासा मिल सकता है। तो अब थीम आपके लिए क्लियर आ रही है, कमर्शियल व्हीकल्स यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। ऑफ कोर्स अशोक लेलैंड की बड़ी स्पेस है, टाटा मोटर्स की प्रेजेंस है, और साथ ही एमएनएम, ये कुछ काउंटर्स हैं जो अविनाश जी के भी रेडार पर आ रहे हैं। अशोक लेलैंड पर तो शरद जी का भी बड़ा भरोसा है। अब आते हैं बाजार के दिग्गज सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अविनाश जी, इस तिमाही में थीम दो चीज़ों पर रही। एक तो एसेट क्वालिटी में हमने सुधार देखा, दूसरा जो निम्स एक्सपैंड होकर आए लगभग सभी बैंक्स के, पीएसयू देखें, प्राइवेट बैंक्स देखें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपेंशन दिखा। क्या ये बेस्ट तिमाही थी जो बैंक्स के लिए हो चुकी है, या आगे भी स्पेशली जो रिकवरीज आ रही हैं इसकी वजह से राइट बैक्स आ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, प्रोविजनिंग कम हो रही है, ये ट्रेंड बैंक्स में रहेगा? क्या व्यू बनता है सर? नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी से क्लोजली रिलेटेड होता है। जिस प्रकार का जीडीपी ग्रोथ हमने चौथे तिमाही में देखा है, जिस प्रकार के जीएसटी के नंबर्स बढ़े हैं, और मेरे ख्याल से जिस प्रकार का कॉर्पोरेट कैपेक्स इस साल होने वाला है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मुझे लग रहा है कि देखिए, प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले में जो सरकारी बैंक्स है, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पीछे रहेंगे, बट स्पेशली अगर हम एसबीआई की बात करें तो इस तिमाही में नॉट ओनली एसेट क्वालिटी अच्छी आई थी, स्लिपेजेस कम हो गए थे, बट जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो भी बहुत स्ट्रांग थी। इनफैक्ट मैनेजमेंट का मानना है कि 10-12% अगर क्रेडिट ग्रोथ कंटिन्यू होता है तो डेफिनेटली इनको बैलेंस शीट बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। बहुत सारे ट्रिगर्स एसबीआई में है, जैसे इनके पास उनका योनो ऐप है जो पॉसिबली आने वाले 1-1.5 साल में मोनेटाइज होने वाला है। प्लस इनके दूसरे सब्सिडरीज है, जैसे एसबीआई कार्ड्स है, एसबीआई लाइफ है, वो भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कोर बैंकिंग बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल। सो एसबीआई पे हम काफ़ी पॉजिटिव है। और प्लस अगर किसी को प्राइवेट में निवेश करना है तो हम समझते हैं कि एक स्टेबल प्लेयर आईसीआईसीआई बैंक है, क्योंकि हर तरीके से इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स कर दी है और अभी पे बैक पीरियड आ चुका है, तो यहाँ पे भी एक निवेश का मौका बन सकता है। ओके, तो दो दिग्गजों पर अविनाश जी का भरोसा है। प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑफ कोर्स सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, ये पसंद है अविनाश जी को। शरद जी, जो क्लियर थीम है प्राइवेट वर्सेस पीएसयू बैंक्स, इस बार हमने देखा पीएसयू बैंक्स की भी दमदार परफॉर्मेंस आई थी, इन्होंने लैग नहीं किया, इनफैक्ट कुछ जगहों पे तो लीड किया है पीएसयू बैंक्स को। वैल्यूएशन कैचअप भी थोड़ा बहुत होते हुए दिखा है, बट आगे ये जो डिवीजन है इसमें और नैरो ये गैप होते हुए दिखेंगे, या फिर प्राइवेट बैंक्स जो अपना परफॉर्मेंस की लीडरशिप दिखाते हैं वो बनी रहेगी? मेरे हिसाब से आपने और अविनाश जी ने ज़्यादातर पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। प्रोविजन वाला एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे लगता है एडवांस ग्रोथ में अभी तक वैसा उछाल हमने देखा नहीं है, और जनरली जो एनपीए एडिशन है वो एडवांस ग्रोथ को लगभग 2-3 साल से लैग करती है। तो मुझे लगता है अगले 2-3 साल आपको कोई एनपीए में अब नॉर्मल जंप नहीं मिलेगा अक्रॉस द बोर्ड। ओकेजनली समथिंग और द अदर, कुछ एक कंपनीज में आ जाए वो एक अलग बात है, बट जनरली आपको अक्रॉस द बोर्ड एनपीए में कोई ऐसा जंप नहीं मिलना चाहिए जो हमने पिछले 6-7 सालों में देखा है। तो वहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम निकल के आएगी।
वैल्यूएशन कंफर्ट ऑब्वियसली ज़्यादा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, और मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि जैसे जैसे ये परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है आने वाले समय में, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए, तो वैसे वैसे ये एक वैल्यूएशन कैचअप प्ले करेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकली जब भी वैल्यूएशन कैचअप प्ले किया कुछ ना कुछ कॉफिन में से मुर्दे निकल के आ गए जिन्होंने वापस उसको डीरेल कर दिया। बट इस बार मैं ये मानता हूँ कि ये इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए, और एडवांसेस ग्रोथ भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, कॉर्पोरेट लेंडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, रिटेल भी नॉर्मली कंट्रीब्यूट करेगी। मे बी उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ मैं शॉर्ट टर्म में 1 से 1.5 साल में, बट एवरेज ग्रोथ रेट जो अभी तक लॉक किए हैं वो वहाँ से आपको मिलते रहने चाहिए। एमएसएमई एक सेगमेंट है जहाँ मुझे लगता है बहुत सारी इंप्रूवमेंट आने वाले समय में देखने को मिलेगी, एसेट क्वालिटी में भी और इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग भी। तो टोटल कॉर्पोरेट साइकिल चाहे एमएसएमई हो चाहे बड़े कॉर्पोरेट्स हो, वहाँ से काफ़ी बढ़िया ग्रोथ मिलेगी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एसबीआई हमारी भी पसंद है, 750 रुपये के लक्ष्य हैं टू स्टार्ट विथ, और जैसा आप बोल रहे थे अगर वैल्यूएशन कैचअप प्ले करता है तो मुझे लगता है और भी अपसाइड उसमें से निकल के आ सकती है। तो एसबीआई कंसेंसस व्यू आ रहा है, इस पर रखिए नज़र, और बैंक्स यहाँ पर भी पॉजिटिव मोमेंटम है। शरद जी, आपने कमेंट्री की बात करी तो आईटी पर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि क्लियर गाइडेंस आती है आईटी कंपनीज की तरफ से। कैसे जज करेंगे सर Q4 और FY23 आईटी सेक्टर के लिए? और ये जो ग्लोबल स्लोडाउन की बात आ रही है उसके बाद कुछ कंपनीज में हमने देखा, ज़्यादातर नहीं बट कुछ कंपनीज ने गाइडेंस भी रिविजन की है लोअर तरफ। आउटलुक क्या बनता है इनके लिए? देखिए, नर्वसनेस तो है, और सबका एक बहुत बड़ा हिस्सा बिजनेस का यूएस से और यूरोप से आता है, और बहुत बड़ा हिस्सा बीएफएसआई सेगमेंट से भी आता है। रेट हाइक साइकिल में वहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्वसनेस थी। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 3 से 6 महीनों में आपको रेट साइकिल भी बहुत क्लियरली पीक आउट होता दिख जाएगा। एक कंसेंसस जो बनना चाहिए वो बन जाएगा। जो आज के दिन थोड़ा कंफ्यूजन है कि पता नहीं शायद इन्फ्लेशन और कितना प्रॉब्लम करेगी ग्लोबल स्केल पे, तो मुझे लगता है अगले 6 महीने में व्यू बहुत क्लियर हो जाएगा। और थोड़ी नर्वसनेस इंटरनेशनल लेवल पे होना काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि वहाँ पे जिस टाइप से कोविड के टाइम स्टिमुलस वगैरह आया उसके बाद जो ग्रोथ है वो पीटर आउट होती दिख रही है अक्रॉस द बोर्ड। कुछ प्रॉब्लम्स चाइना के रियल एस्टेट से आए, कुछ वहाँ के छोटे बैंक्स में आए, तो वो सब मिला जुला के काफ़ी एक नर्वसनेस का माहौल क्रिएट हुआ है। थोड़ी बहुत स्पेंडिंग डिलेज भी आई हैं, वो भी हमने अक्रॉस द बोर्ड सुना है, बट मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीनों में ये चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और जिस तरीके की करेक्शन हमने आईटी स्टॉक्स में देखी है, ये वैल्यूएशन अगर मुझे ठीक से याद पड़ता है तो पिछले 3-4 सालों की, मतलब कोविड के क्रैश को छोड़ दीजिए, उसके बाद नॉर्मलाइज होने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये वैल्यूएशन आईटी स्टॉक्स ने कभी देखी है। और लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे 5G के यूज़र केसेस वगैरह डेवलप होते हैं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा स्कोप है इंडियन कंपनीज के लिए। कंसल्टेंसी एक बहुत बड़ा स्कोप है इंडियन आईटी कंपनी के लिए, जिसपे वो बहुत डिसेंटली फोकस कर रहे हैं। तो मेरा व्यू काफ़ी बुलिश है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया कॉन्ट्राबेट होनी चाहिए। हो सकता है आपको एक क्वार्टर और थोड़ा सा पेन देखने को मिले, बट उसके बियॉन्ड मुझे काफ़ी डाउट है। तो वहाँ पे इन्फोसिस हमारी सबसे पसंदीदा कंपनी है। मुझे लगता है 1750-1800 रुपये के लक्ष्य के हिसाब से इन्फोसिस एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इन्फोसिस पर रखिए नज़र, 1750 का टारगेट होगा। आगे अभी भी अपॉर्चुनिटी है, राइट ऑफ मत करिए आईटी स्पेस को। आपको कोई स्टॉक जो आईटी स्पेस से पसंद हो अविनाश जी? आईटी में हमको टीसीएस पसंद है दीपांशु। मुझे लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, जिस प्रकार की बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, और टीसीएस में हमने देखा है कि जब भी एक अंडर परफॉर्मेंस आता है, बाउंस बैक भी उतना ही शार्पली आता है। तो मुझे लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर्स के लिए हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा रेंज में रहे, लेकिन होपफुली सेकंड हाफ ऑफ FY24 में हमको लग रहा है कि अगर आईटी सेक्टर में रिकवरी आती है तो टीसीएस एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहेगा। तो हमारे मानने से करीबन 3750-3800 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। तो इसको डेफिनेटली डिप पे खरीद लीजिए। एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है जो आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए टीसीएस 3800। तो 2 दिग्गज स्टॉक्स आपके सामने आ गए आईटी स्पेस से, टीसीएस और साथ ही इन्फोसिस। आइए एफएमसीजी की भी बात कर लेते हैं क्योंकि कंजम्पशन की भी बात चल रही है। अब मॉनसून भी शुरू होने वाला है। कंजम्पशन के तौर पर क्या व्यू बना सर? एफएमसीजी की बात करें या रिटेल की भी बात करें, Q4 से क्या टेकअवेज निकल कर आए अविनाश जी? देखिए, मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर में जो रूरल ग्रोथ का जो इम्पैक्ट था, वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि ग्रीन शूट्स अभी रूरल मार्केट से निकल रहे हैं। अगर होपफुली इस साल भी मानसून ठीक ठाक रहता है तो वॉल्यूम ग्रोथ
काफ़ी तरीके से बढ़ेगा और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एफएमसीजी में। सबसे बड़ी बात और एक जो मार्जिन के लिए पॉजिटिव है कि काफ़ी कमोडिटी प्राइसेस गिरे हैं, इनपुट प्राइसेस घटे हैं, जैसे कि पाम ऑयल के प्राइसेस गिरे हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी डेफिनेटली मार्जिन्स पे प्ले आउट होगा। तो जो ज्योग्राफिकली वेल स्प्रेड आउट प्लेयर्स है, जिनकी रीच पैन इंडिया है, जिनके पास डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ स्ट्रेंथ है, मुझे लग रहा है ऐसे कंपनीज में आपको निवेश करना चाहिए। हमारा मानना है कि देखिए छोटे एफएमसीजी प्लेयर जहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबली अट्रैक्टिव लग रहे हैं, जैसे कि डाबर है, उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे नजर रखिए। मैं समझता हूँ दोनों ही काउंटर्स में अच्छी खासी कमाई होने की पोटेंशियल है। ओके, तो एफएमसीजी में अच्छी कमाई की पोटेंशियल है। शरद जी, वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर काफ़ी सवाल उठे थे। कुछ कंपनीज की वॉल्यूम ग्रोथ ने डिसअपॉइंट किया, बट कुछ जगह पर हमने आउट परफॉर्मेंस देखी। पेंट की वॉल्यूम ग्रोथ बढ़िया आती हुई दिखी। सर, कैसी रहेगी वॉल्यूम ग्रोथ का ट्रेंड आने वाले क्वार्टर्स में? जी, अब मुझे लगता है पहली बार हम एक नॉर्मल बेस के ऊपर अब नंबर्स को देखेंगे तो एक रियलिस्टिक पिक्चर वहाँ से निकल के आएगी। पोस्ट कोविड प्री कोविड जो सिनेरियो था उसमें ज़्यादातर इंडस्ट्रीज के बेसिस को डिस्टॉर्ट कर दिया था, तो जो नंबर्स आते थे वो हमेशा थोड़े से स्क्यूड लगते थे इधर साइड पे, डिपेंडिंग ऑन द बेस। तो मुझे लगता है वो एक नॉर्मलाइज बेस बन गया है। पोस्ट कोविड जो डिमांड है उसके बाद के बेस पे अब हम ज़्यादातर कैलकुलेशंस करेंगे। तो अब यहाँ से एफएमसीजी में आपको नॉर्मल ग्रोथ जो देश में है वो मिलनी चाहिए। अर्बनाइजेशन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और जैसा अभी बोल रहे थे अविनाश जी की रूरल डिमांड में पिकअप देखने को मिला है पिछले 1-2 महीनों में, जो काफ़ी दिन से एब्सेंट था। तो वो अगर ट्रांजिशन स्ट्रॉन्ग रहता है तो वो काफ़ी हद तक एड करेगा, क्योंकि अभी तक कमेंट्रीज में रूरल इंडिया से थोड़ा डाउट था कि उतना स्पीड में ग्रोथ नहीं आ रही थी, जो के शेप्ड रिकवरी की हम बात कर रहे थे। अब ग्रेजुअली वो चीज़ आ रही, बट वैल्यूएशंस अक्रॉस द बोर्ड मुझे हमेशा से थोड़ी सी स्ट्रेच लगती हैं। तो मुझे भी लगता है कि जो छोटी मझौली कंपनीज हैं वहाँ पे आपको सरप्राइज एलिमेंट ज़्यादा रहेगा। तो बजाज कंज्यूमर ने ऑलरेडी इस क्वार्टर भी हमें पॉजिटिवली सरप्राइज किया है, थोड़ा बहुत रन अप आया है, बट अभी भी स्टॉक कंपैरेटिवली मुझे लगता है सस्ता है। अगर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे 20 टाइम भी ट्रेड करता है तो यहाँ से डबल के आसपास होने की गुंजाइश उसमें रखी जा सकती है। डबल नहीं भी तो एटलीस्ट 300 रुपए के आसपास के टारगेट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है बजाज कंज्यूमर एक डिसेंट बेट है। बजाज कंज्यूमर डिसेंट बेट है। कंसेंसस व्यू इस पर भी आपको आते दिख रहा है। तो नजर रखिए, कुछ बढ़िया प्लेज आपको कंजम्पशन स्पेस में आ रहे हैं। एक और डिफेंसिव पैक की बात करते हैं, स्पेशली जहां पर हमने रिसेंटली थोड़ा रिवाइवल आते हुए देखा है, फार्मा। अविनाश जी, इस बार कुछ फार्मा अर्निंग्स, नॉट ऑल एज अ स्पेस, बट कुछ फार्मा अर्निंग्स की तरफ से पॉजिटिव सरप्राइजेस आते हुए दिखे थे। क्या लंबे समय बाद फार्मा की अंडर परफॉर्मेंस अब खत्म होने का आ रही है, क्योंकि यूएस में भी थोड़ी प्राइसिंग स्टेबिलिटी इन्हें आती हुई दिखी है? आपका क्या व्यू है? नहीं, बिल्कुल देखिए फार्मा कंपनीज में बहुत समय के बाद एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिला है। आई थिंक दिग्गज फार्मा कंपनी जो हम ट्रैक करते हैं, जैसे कि सन फार्मा, ऑरोबिंदो फार्मा, इसमें उम्मीद से काफ़ी बेहतर नंबर आ गए। और आपने सही कहा कि यूएस मार्केट्स में प्राइसिंग थोड़ी सी करेक्ट हो चुकी थी, वो अभी स्टेबल हो रही है, तो इसका फायदा भी इंडियन कंपनीज को मिला है। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड हमने देखा है कि जो एपीआई, प्योर एपीआई वाली जो कंपनीज है, वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से मार्जिन में एनहांसमेंट हो गया। अगर हम आईओएल केमिकल्स की बात करें, आरती ड्रग्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसा लग रहा है कि अभी एपीआई कंपनीज जो बहुत ही बुरी तरह से ऊपरी लेवल से पिटी हुई थी, वहाँ पे आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले महीनों में, क्वार्टर्स में अगर ये इंप्रूवमेंट सस्टेन होता है तो यहाँ से अच्छी रिलेटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो मैं कहूँगा इन्वेस्टर्स को फ्रंटलाइन फार्मा कंपनीज तो अच्छी रहेंगी, क्योंकि मार्जिन प्रेशर अभी कम हो रहा है, लेकिन जो एपीआई स्पेसिफिक कंपनीज है जो एक्सपोर्ट करती है, आई थिंक चाइना प्लस फैक्टर प्लस मार्जिन एनहांसमेंट, ये दोनों फैक्टर्स इनके लिए काम करेगी। ओके, कोई स्टॉक जहां पर बेट करना चाहिए सर? कहां पर कन्विक्शन है आपका? देखिए मुझे लग रहा है सन फार्मा एक अच्छा विकल्प है, ऑरोबिंदो फार्मा भी एक अच्छा विकल्प है, जो फ्रंटलाइन फार्मा कंपनीज हैं जो यूएस में काफी बड़ा कारोबार करती है। और एपीआई की कंपनीज की बात करें तो मुझे एक आईओएल केमिकल्स काफी पसंद है। मुझे लग रहा है इस लेवल से भी स्टॉक में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। हालांकि स्टॉक थोड़ा भाग चुका है, बट ये ग्लोबली सबसे बड़ा इबुप्रोफेन का प्लेयर है, प्लस इन्होंने अपनी केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स की भी कैपेसिटी बढ़ाई है। और दूसरा स्टॉक जो आरती ड्रग्स है, जो डीमर्ज हो गया था आरती इंडस्ट्री से, ये भी एक बहुत बड़ा एपीआई प्लेयर है। तो यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि करंट लेवल्स पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास कम से कम 12-15 महीने का एक टाइम फ्रेम है जहाँ पे आप निवेशित रहो। ओके, तो ये है आपके लिए दो फार्मा स्टॉक्स जो अविनाश जी को पसंद है। शरद जी, आपको क्या पसंद है फार्मा स्पेस से? जनरली मुझे भी लगता है आईओएल आरती में जो अविनाश जी बोल रहे हैं वो लॉजिक बिल्कुल सस्टेन करता है। जैसे जैसे चाइना नॉर्मलाइज होता है और एपीआई के रॉ मटेरियल की वजह से प्रेशर आने की वजह से जो इन कंपनीज की मार्जिन में एक सब्सटैंशियल इरोजन हमने देखा था,
अब जो इन्होंने स्टेप्स भी उठाए हैं पिछले 2 साल में उसका भी फ़ायदा मिलेगा और प्लस ये मार्जिन इरोजन अरेस्ट होगा और रिवर्स होगा, तो काफ़ी बड़ी री-रेटिंग इन स्टॉक्स में हो सकती है। लॉरस लैब्स में भी इस टाइप की कोई रिविजन आपको देखने मिल सकती है। फ्रंटलाइन स्टॉक्स में मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी मेरी टॉप बेट रहेगी, वहाँ हमारे लक्ष्य करीब 5,500 रुपए के हैं टू स्टार्ट विथ। मुझे लगता है जैसे जैसे वो इंडिया बिजनेस पे अपना फोकस बढ़ाते हैं वैसे वैसे काफ़ी इंप्रूवमेंट नंबर्स में देखना मिलेगा। हालांकि ये क्वार्टर में कोई बहुत उत्साहजनक नहीं थे नंबर्स, बट ग्रेजुअली मुझे लगता है जैसा आप भी बोल रहे थे यूएस में जिस तरीके से स्टेबलाइज हो रहे हैं, एटलीस्ट प्राइसेस गिरना बंद हो गए, तो डॉक्टर रेड्डी एक काफ़ी बढ़िया बेट हो सकती है। और थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर आप रखते हैं तो मुझे लगता है बायोकॉन भी एक बेट हो सकती है जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दे सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ दिग्गज फार्मा प्लेयर्स भी जहां पर आपको मूव आ सकती है। फाइनली मेटल्स, इस पर करते हैं फोकस। ये थोड़ा जोकर इन द पैक है क्योंकि शरद जी, साल दर साल हमने डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस देखी। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ कंपनियों की, इनफैक्ट काफ़ी कंपनीज की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर होती है। देखिए चाइना भी रीओपन हो गया है, अभी रिसेंटली थोड़ा बाउंस बैक की भी बात हो रही है। आई डोंट नो सस्टेनेबल कि नहीं, बट आपकी क्या एनालिसिस रही सर? जी, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस में बहुत ज़्यादा अपमूव नहीं आएगा, बट प्राइसेस यहाँ से इरोड भी नहीं होंगे, तो एक नॉर्मल बेस पे ऑपरेट करेंगी ये ज़्यादातर कंपनीज। तो ज़्यादातर कंपनीज में हम ये उम्मीद करें कि अगले साल 2 साल आपको अर्निंग्स में कोई खास उछाल देखने नहीं मिलेगा, फ्लैट रहेंगी, मार्जिनल पॉजिटिव बायस के साथ ज़्यादातर कंपनीज। बट अब ये करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस अक्रॉस द बोर्ड अट्रैक्टिव हैं। स्टील में थोड़ा वोलेटिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू, मुझे लगता है एल्युमिनियम मच बेटर प्लेस्ड रहेगा। और अगर आप छोटी कंपनीज देख रहे हैं तो एक हिंदुस्तान कॉपर बढ़िया बेट हो सकती है लॉन्ग टर्म में। और एल्युमिनियम में मुझे लगता है मैं नैल्को पे काफ़ी बढ़िया मुझे लगता है अपसाइड है, यहाँ से करीब 105-110 रुपये तक के लक्ष्य हमारे बन रहे हैं, तो नैल्को बढ़िया लगता है। और अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रह सकते हैं और थोड़ा लिक्विड और नॉन फैंसी काउंटर अगर आप लेना चाहते हैं तो हिंदुस्तान कॉपर काफ़ी बढ़िया बेट हो सकता है। ओके, तो एल्यूमिनियम में रखिए नज़र, नैल्को और हिंदुस्तान कॉपर इस पर भी रखिए नज़र। रिसेंटली हमने एल्यूमिनियम कॉपर दोनों में रिवाइवल आते हुए देखा है। अविनाश जी, आप भी बताएं सर, आपकी पिक्स क्या रहेंगी मेटल स्पेस से आगे, जहां पर आपको लग रहा है कि थोड़ा नतीजों का, वैल्यूएशन का, प्राइसिंग कंफर्ट आ सकता है? नहीं, देखिए मेटल सेक्टर पे हमें लग रहा है कि निवेश अगर करना है तो लंबा नजरिया रखिए, क्योंकि जैसे शरद जी ने कहा कि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो चुके हैं, लेकिन कोई बड़ी री रेटिंग अभी शॉर्ट टर्म में तो आएगी नहीं। तो आई थिंक अगर चॉइस करना है तो मैं समझता हूँ कि टाटा स्टील, एनएमडीसी जैसे काउंटर्स काफ़ी अट्रैक्टिव है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी को निवेश करना है तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए आप इस लेवल से कर सकते हो, लेकिन इंतजार काफ़ी बड़ा करना होगा, क्योंकि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर्स में कोई बड़ी इंप्रूवमेंट मार्जिन में या मुनाफे में आएगी ऐसा लगता नहीं है। तो एनएमडीसी और टाटा स्टील हमारी तरफ से लॉन्ग टर्म पिक्स रहेगी मेटल सेक्टर से। ओके, एनएमडीसी, टाटा स्टील, नैल्को, इन काउंटर्स पर रखिए नज़र, और हिंदुस्तान कॉपर जैसा शरद जी कह रहे थे ये भी कुछ काउंटर्स है। तो मेटल्स पर फोकस है, बाकी सारे कुछ स्पेसेस में भी आपको कुछ बढ़िया आइडियाज़ भी मिले हैं, और आगे का आउटलुक क्या है नतीजों को लेकर ये भी व्यू बना है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी और अविनाश जी, आप दोनों का आज हमें वक्त देने के लिए, और Q4 और FY23 के लिहाज से जो नतीजों का रिपोर्ट कार्ड था इसको एनालाइज करने के लिए। हमारी तरफ से बस इतना ही। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिजनेस के साथ जुड़े रहिए। इस ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपके लिए आ रही हैं।